के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पूरा चैप्टर ग्रेविटेशन, फिजिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पहले टर्म को जान लेते हैं ग्रेविटेशन, बाकी इसमें और भी चीजें कई सारी ग्रेविटेशन चैप्टर में, लेकिन पहले इस ग्रेविटेशन वर्ड का मतलब समझते हैं। ये वर्ड मतलब ये है क्या एक्चुअल में। तो ग्रेविटेशन जो है वो मेनली क्या है हमारी, ग्रेविटेशन हमारी है फोर्स। फोर्स हमने अभी पिछले चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में पढ़ा था। फोर्स क्या होती है, पुश या पुल। किसी ऑब्जेक्ट पे हम कोई पुश कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, या फिर उसे पुल कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम उस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स है एक, ठीक है, एक फोर्स है जो क्या करती है, उसका नेचर होता है सिर्फ पुल करने का, पुश नहीं करती। मतलब एक जो कॉमन वर्ड है फोर्स, उसका मतलब तो ये, वो तो पुश भी हो सकता है पुल भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटी जो है वो सिर्फ पुल कर सकती है। ठीक है, वो सिर्फ पुल कर सकती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि कैसी होती है, सिर्फ पुल करती है, या फिर हम पुल को ऐसे कहते हैं अट्रैक्ट, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्ट करती है। किन चीजों को अट्रैक्ट करती है, किन ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटी जो है वो फोर्स लगती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपना कुछ मास है, जिनका अपना कुछ मास है। मास किनके पास होता है, मैटर के पास। मैटर को हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं, सब्सटेंसेस व्हिच हैव मास। ठीक है, जिनके पास मास हो उनको हम कहेंगे मैटर। तो यानी मैटर के पास मास होता है, और जिनके पास मास होता है उनके ऊपर ये फोर्स लगती है, ग्रेविटेशन। ठीक है, एक्ट्स ओनली ऑन objects having mass, ब्रैकेट में लिख दो मैटर। मैटर पे काम करती है, ठीक है, मैटर एनर्जी पे काम नहीं करती। एनर्जी हमारा मैटर नहीं है ना, एनर्जी, यूनिवर्स हमारा दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मैटर और एनर्जी, मैटर और एनर्जी। तो मैटर पे ये काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एनर्जी के ऊपर ये काम नहीं करता। तो ये तो हो गया ग्रेविटेशन, ग्रेविटी वर्ड के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशन। अब भाई ग्रेविटी की डिस्कवरी कैसे हुई थी, ग्रेविटी की डिस्कवरी के बारे में सबको पता है। ग्रेविटी की डिस्कवरी कैसे हुई थी, एक पेड़ था, ठीक है भाई, एक किसका पेड़ था, एप्पल ट्री। एक एप्पल ट्री था, इस पे लगा हुआ था एक एप्पल। ठीक है, यहां पे एक इंसान आराम से बैठ के रिलैक्स कर रहा था। ठीक है, उस इंसान का नाम क्या था, न्यूटन। ठीक है, उस इंसान का नाम क्या था, न्यूटन। अचानक से क्या हुआ, ये एप्पल जो था ये नीचे फॉल होता है और न्यूटन के सिर पे गिरता है। तभी न्यूटन को आइडिया आता है कि ये एप्पल जो है ये नीचे क्यों गिरा, ये यहां से टूटने के बाद ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। एप्पल यहां से टूटा तो ये नीचे क्यों आया, ये ऐसा भी तो होता है यहां से टूट के ऊपर चला जाता, ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों आया। तो यहां से इनको आइडिया आया ग्रेविटी का। ठीक है, कि कोई ऐसी फोर्स है यानी जो कि इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, जिन ऑब्जेक्ट्स के पास मास होता है वो ग्रेविटेशन लगाते हैं। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं न्यूटन। अब न्यूटन ने जब ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया, न्यूटन ने जब ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया तब उन्होंने एक अपना लॉ दिया जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, the gravitational force acting between two objects। अच्छा, ग्रेविटी हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में काम करती है, दो ऑब्जेक्ट। अगर एक अकेला ऑब्जेक्ट है तो वो
ऐसा नहीं है कि वो कितने भाई सुनो होगा क्या, ग्रेविटी हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्यों लग रही है, क्योंकि उन दो में से एक तो अट्रैक्ट कर रहा होगा और दूसरा अट्रैक्ट हो रहा होगा, तभी तो ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट से, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई एक ऑब्जेक्ट हो जो कि अट्रैक्ट कर रहा हो बाकी सबको और बाकी सब अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। और एक और बात, अगर मान लो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है, एक ये है एक ये है, ये क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स से, इसको मैंने बोल दिया Fg, ठीक है, एक फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, क्योंकि दोनों के पास मास है, इसका मास मान लो m1 है, इसका मास m2 है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो उतने ही फोर्स से ये वाला जो है, ये छोटा वाला, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, मतलब ये इधर ये भी इधर अट्रैक्ट हो रहा होगा, इतने ही फोर्स से, फोर्स दोनों बराबर अप्लाई कर रहे होंगे एक दूसरे पे, ये जिसको जितने फोर्स से एक्सर्ट उसको अट्रैक्ट कर रहा है उतने ही फोर्स से ये छोटा वाला भी इस बड़े वाले को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to स्क्वायर। स्क्वायर मतलब पता है ना स्क्वायर क्या होता है किसी का, अगर किसी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, जैसे कि 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इस स्टेटमेंट को पहले तो नोट करो। The gravitational force acting between two objects is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of their distances, square of distance between them। अब डायरेक्टली इसको स्टेटमेंट को समझते हैं, ठीक है। ये तो हो गया स्टेटमेंट कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि यूनिवर्स में हर जगह ये लॉ अप्लाइड है, यूनिवर्स में हम किसी भी जगह पे चले जाएं पूरे यूनिवर्स में हर जगह पे ये लॉ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स किन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए उनके बीच में काम करेगा, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर दो क्वांटिटीज है, मान लो y है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर मैं x को इंक्रीज करता हूं, अगर मैं x को इंक्रीज करता हूं तो y जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैंने x को इंक्रीज किया तो y जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, मान लो y जो है हमारा 2 है और x है हमारा 5, x हमारा 5 है, y हमारा 2 है। अगर मैंने x को 5 से इंक्रीज करके इसको मैंने कर दिया 10, इसको मैंने 10 कर दिया, तो ये जो y है ये अपने आप 4 हो जाएगा। अगर मैंने x को 5 से 10 किया तो ये y जो है ये 2 से 4 अपने आप हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी इसमें आया। पहले देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स। चलो इसको लिखते चलते हैं, Fg का मतलब क्या है, फोर्स ग्रेविटेशनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसका मास है मान लेते हैं m1, इसका मास है हमारा m2। m1 है और m2 इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें मासेस को, यानी m1 m2 प्रोडक्ट हो गया। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मासेस, दोनों के मासेस का प्रोडक्ट, यानी Fg जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के।
m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा फोर्स ग्रेविटेशनल। ठीक है, इसको नोट करो इतना, फिर उसको थोड़ा इरेज करना है। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड मतलब जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। ठीक है, और साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि इसको लिखते कैसे हैं, y एक कुछ है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1/x के, 1/x के। तो हम यहां पे कहेंगे y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, y जो है वो x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे देखो अगर मैं x को इंक्रीज करूंगा तो y जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एक को इंक्रीज करो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, एक को इंक्रीज करो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। मान लो यहां पे पहले x की वैल्यू 2 थी, x की वैल्यू जब यहां पे मैंने 2 लिखी तो y की वैल्यू मान लेते हैं आ रही है, कितनी आ रही है y की वैल्यू, मान लो 4 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू 2 लिखने में y की वैल्यू 4 आ रही है। अगर मैंने यहां पे x की जगह पे 2 से इंक्रीज करके मैंने यहां पे कर दिया 5, इसको मैंने, अरे चलो सीधे देखो ना, क्या प्रोपोर्शनल का छोड़ के सीधे समझो इसको। देखो 1/2 और 1/5 इनमें से कौन ज्यादा बड़ा है, कौन बड़ा है इनमें से, 1/2 जो है वो हमारा बड़ा है। भाई डिनोमिनेटर अगर दोनों के न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम चेक करते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, वो पूरा नंबर, इसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा फ्रैक्शन जो है ये बड़ा हो गया। ठीक है, 1/2 जो है वो 1/5 से बड़ा है। इनको अगर हम सॉल्व करके देखें तो इसका आंसर आएगा 0.5 और इसका आंसर आएगा 0.2, इसका आंसर 0.5 है, इसका आंसर 0.2 है। अब देख लो कौन ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिखते कैसे हैं, y जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/x के, तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के। इनवर्सली क्या होगा, देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/x को, y जो है प्रोपोर्शनल है x को ऊपर लेके आएंगे, डिनोमिनेटर को जब ऊपर लेके आते हैं तब उसकी पावर क्या होती है, उसकी पावर जो भी होती है डिनोमिनेटर में वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ऊपर लाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी। y प्रोपोर्शनल है x की पावर -1 के, इनवर्स बोलते हैं इसको, x का इनवर्स। ठीक है, इसको बस ऐसे याद कर लो, x की पावर अगर -1 है तो उसको क्या बोलेंगे, x का इनवर्स। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। यानी इसने अब इसने स्टेटमेंट में देखो क्या कहा, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं m1 दूसरा है m2, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है हमारा r, मान लेते हैं इनके बीच में r डिस्टेंस है इनके बीच में। ठीक है, इनके बीच में हमारा डिस्टेंस है r। ठीक है, तो r इनके बीच का डिस्टेंस है, लेकिन देखो उसने क्या कहा, अब मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, उसने क्या कहा, एक तो ये बात कही थी पहले, अब वो कह रहा है कि fg जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब ये तो 1/डिवाइड में आ गया। ठीक है, ठीक है, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम और उसका स्क्वायर यानी r का स्क्वायर, r का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/r²। fg जो है फोर्स ग्रेविटेशन इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इसी को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर कोई फोर्स है ठीक है, वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में काम कर रही है और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोई फोर्स है, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर कोई और भी फोर्स होती, ग्रेविटेशन ना होती, कोई और फोर्स होती जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में काम कर रही होती और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती, तो हम कहते हैं कि वो फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। इनवर्स
स्क्वायर लॉ। इनवर्स मतलब ये नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में, स्क्वायर मतलब स्क्वायर उसका स्क्वायर लॉ और लॉ, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर कोई फोर्स है जो कि जिसमें कि ऐसी कंडीशन बन रही है, फोर्स जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, यानी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कहेंगे वो फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ऐसा फॉर्मूला बनता है, एफ जी जो है वो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके है, m1 और m2 के, इनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके थी, r² के, तो ये r² आ गया डिवाइड में, ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अच्छा, आप सबको पता होना चाहिए जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल आता है और उसको हमें इक्वल टू में कन्वर्ट करना होता है, इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पे हमें कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, एक फिक्स्ड नंबर, एक कांस्टेंट, ठीक है, तो कांस्टेंट लगाते हैं। तो ग्रेविटेशनल के केस में एफ जी जो बनता है इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r², ये हमारा फॉर्मूला बनता है जहां पे g हमें कांस्टेंट लगाते हैं। अभी इसको भी डिस्कस करते हैं क्या कांस्टेंट होता है, पहले तो ये फॉर्मूला दिमाग में फीड हो जाना चाहिए, ये फॉर्मूला, ठीक है, एफ जी इज इक्वल टू एफ जी फोर्स ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। अब बात करते हैं थोड़ी सी इस g के बारे में, ये g क्या है, तो ये g जो है, ये जो g है हमारा, इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6 पॉइंट, थोड़ा डार्क से लिखते हैं, थोड़ा हल्के से नहीं, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, अब बात करें इसकी यूनिट, इसकी कुछ यूनिट भी निकल के आ सकती है, तो यूनिट निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, देखो फोर्स की यूनिट यहाँ पे है, ठीक है, फोर्स यहाँ पे है, अगर मैं r² को इधर ले आऊं, r² को इक्वल टू के इधर ले आऊं तो ये डिवाइड में यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी न्यूटन फोर्स की यूनिट, और r क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, मीटर का स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो ये मास है, ये भी केजी में होगा, ये वाला मास है ये भी केजी में होगा, यानी केजी और केजी, केजी का स्क्वायर हो गया, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में केजी का स्क्वायर यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, तो इसकी जो यूनिट बनी वो बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ सकता है और बहुत बार आया है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, इसको r² को इधर लाओ और m1 m2 को इधर डिवाइड में ले जाओ, बचेगा क्या, इधर तो g बचेगा सिर्फ, जिसकी हमें यूनिट निकालनी है, बाकी इधर यूनिट सॉल्व कर लेना फिर बाद में, ठीक है। वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है पूरे यूनिवर्स में हम कहीं पे भी चले जाएं ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू हर जगह पे फिक्स है, हर जगह के लिए, चाहे हम कहीं भी हो, चाहे मून पे हो, चाहे मार्स पे हो, चाहे अर्थ पे हो, चाहे जुपिटर पे हो, चाहे प्लूटो पे हो, हर जगह पे ये वैल्यू जो है ये सेम है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इरेज करें इसको इरेज करते हैं। ग्रेविटेशन, अच्छा देखो ग्रेविटी क्या है, फोर्स है, ठीक है, फोर्स के इफेक्ट क्या होते थे, फोर्स के हमने पिछले चैप्टर में इफेक्ट पढ़े थे, तो फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, फोर्स जो है वो वेलोसिटी को चेंज कर सकती है, यानी फोर्स क्या कर सकती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है, फोर्स क्या करती है, एक्सेलरेशन बनाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखूंगा, एक तो अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा था, क्या, एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r², ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने कहा था फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या था, फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जो होता है वो होता है ma के, F
F इज इक्वल टू ma होता है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे m जो होता था ना, वो m कौन सा वाला होता था, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है उसका मास होता था। मान लो एक मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर पे मैंने एक फोर्स लगाई, अब मुझे निकालना है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वहां पे मैं जो यूज करूंगा ना फॉर्मूले में, वो इस मार्कर का मास होगा, ठीक है। F इज इक्वल टू ma। अगर मैं, देखो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कुछ कंपेयर करने की कोशिश करूं तो देखो क्या बनता है। देखो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों को, यानी ma जो है वो इक्वल होगा किसके, यहाँ पे m कौन सा है, यहाँ पे m, मान लो ये m1 जो था, m1 और m2 जो थे, ये था हमारा m1 और ये है हमारा m2, ये हो गया हमारा m1 m2। तो यहाँ पे m1 जो है वो तो ग्रेविटेशनल, मान लो ये m1 जो है ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये m1 जो है हमारी अर्थ है और ये हम खुद हैं, ये हम खुद हैं, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब क्या है, अर्थ हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम कौन सा, किसका मास यूज करेंगे, हम अपना मास यूज करेंगे, हम अपना मास यूज करेंगे। अगर हमको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन निकालना है, मान लो ग्रेविटेशन, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है, तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी वो एक्सेलरेट हो रहा होगा, वो एक्सेलरेट हो रहा होगा। अब हमें निकालना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, तो हम उस ऑब्जेक्ट का मास यूज करेंगे, यानी हम m2 का यूज करेंगे, ठीक है, m2 यूज करेंगे। तो यानी यहाँ पे जो m होगा हमारा, वो होगा हमारा m2, ठीक है, वो होगा हमारा m2। g क्या है फॉर्मूला, m1। अब m1 की जगह मैं मास ऑफ अर्थ लिख दूं, क्योंकि m1 तो हमारी अर्थ है ना, तो मैंने इसको m ही लिख दिया, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, और m2 जो कि हमारा मास है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो यहां से m2 से m2 तो हो गया कैंसिल, एक्सेलरेशन जो आया वो आ गया g me बाय आर स्क्वायर, g me बाय आर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन जो आया, ये एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सेलरेशन को, ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से है ना, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो होता है स्मॉल जी, छोटा वाला जी। कैपिटल जी तो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, छोटा वाला जी जो है वो हमारा हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यानी हम ऐसे लिखेंगे स्मॉल जी इज इक्वल टू जी me बाय आर स्क्वायर, me बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे me क्या, मास ऑफ अर्थ, तो अर्थ की बात हो गई तो मास ऑफ अर्थ। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, अर्थ पे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अर्थ की सरफेस पे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकते हैं, अर्थ की सरफेस पे नीचे फेंकते हैं उसको, तो उस पे जो एक्सेलरेशन लगता है उसके लिए जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अर्थ के सरफेस पे ये वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होती है अर्थ के सरफेस पे। अगर मान लो मून के सरफेस की बात कर रहे हैं, मून के सरफेस के लिए हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो यहाँ पे me की जगह पे मास ऑफ मून रखेंगे हम, यहाँ पे फिर मून का मास रखेंगे, ठीक है। अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है जुपिटर पे, तो यहाँ पे हम जुपिटर का मास रखेंगे me की जगह पे, ठीक है। अगर हमें अर्थ पे निकालना है तो अर्थ का मास, ठीक है, सिंपल। ये वैल्यू याद करो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थ के सरफेस पे होती है, अर्थ के सरफेस पे होती है, क्योंकि देखो, और एक और बात, अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशन की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो वही मैक्सिमम, ये तो हो गया अर्थ का सरफेस, यहाँ मैक्सिमम। अगर इससे ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, ये जो आर स्क्वायर है ना ये बढ़ रहा है, आर स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है, और फोर्स जो है वो आर स्क्वायर से इनवर्सली है, यानी आर इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगी, आर इंक्रीज तो फोर्स डिक्रीज, ठीक है। और देखो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आर अगर इंक्रीज होगा या आर स्क्वायर इंक्रीज होगा तो ये जो जी और एफ है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फोर्स, ये अपने आप ही कम हो जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ से हमको ये बात पता चलती है। इस वजह से अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो ये कम हो जाएगा। अगर हम अर्थ के सरफेस से मान लो नीचे आते हैं, अगर हम अर्थ के सरफेस से नीचे आते हैं तो ये r जो है ये तो कम हो रहा है, लेकिन अब देखो अर्थ के सरफेस से अगर हम यहाँ मान लो अर्थ के सरफेस से हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए नीचे, तो अब हमारे लिए हम यहाँ नीचे आए, हमारे लिए अब जो अर्थ बची वो इतनी सी बची। मतलब अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं ना, यहाँ पे, तो हमारे ऊपर सिर्फ अर्थ का इतना सा जो पार्ट बचा वो हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। अर्थ का जो इतना सा पार्ट बचा वो हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। तो देखो अर्थ का जो मैक्सिमम मास था वो तो काट दिया हमने अंदर से, बस उसको ऊपर से काट के हमने अंदर से एक छोटी सी बॉल निकाल दी, तो आर कम हुआ मानता हूं, लेकिन इसका मास जो है वो ज्यादा कम हो गया। मास जो था वो ज्यादा कम हो गया, यानी ये जो था ये कम हो गया, ये कम हो गया, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कम तो ये कम, ये ज्यादा हो जाता तो ये भी ज्यादा हो जाता, ये यहाँ पे कम हो गया ना, ये कम हो गया तो ये भी अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अर्थ से नीचे जाएंगे तो भी कम हो जाएगा ग्रेविटेशन, ऊपर जाएंगे तो भी कम हो जाएगा। अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। इतना सब कुछ नोट करो जो भी इस बोर्ड पे है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अर्थ का जो शेप है ना, अर्थ का जो शेप है वो एक्चुअल में परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। मतलब अगर हम अर्थ को दूर से देखें तो अर्थ जो है वो सर्कल जैसी नहीं दिखेगी। अर्थ का जो एक्चुअल में अगर हम दूर से देखें तो शेप जो आएगा ना, थोड़ा सा ओवल टाइप का शेप है अर्थ का, ओवल। अर्थ का जो शेप है वो थोड़ा सा ओवल है। इसको इरेज करता हूं, ठीक है। अर्थ का जो एक्चुअल शेप है, ये भी न्यूटन ने बताया था, ये भी न्यूटन ने बताया था, ठीक है, कि अर्थ का जो एक्चुअल शेप है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। वो कुछ इस टाइप का, कुछ ओवल टाइप का। अब देखो अगर अर्थ का सेंटर ये है तो अब देखो अर्थ का जो सरफेस से सेंटर से जो डिस्टेंस है वो, ये तो हो गया इक्वेटर, ये वाला पार्ट का, ये वाला तो इक्वेटर, और ये है हमारे पोल्स। यहाँ पे क्या हमारे पोल हैं और यहाँ पे हमारा इक्वेटर है। अर्थ का शेप कुछ ऐसा है, मतलब इक्वेटर पे जो अर्थ का रेडियस है वो थोड़ा ज्यादा है और पोल्स पे अर्थ का रेडियस कम है, ठीक है। अर्थ का रेडियस जो है वो पोल पे कम है। अब देखो अब यहाँ पे अगर रेडियस ज्यादा है, यानी आर, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस ज्यादा है, यानी आर जो है वो ज्यादा है, यानी आर स्क्वायर ज्यादा हो गया, यानी यहाँ पे तो फोर्स कम हो गई। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आर स्क्वायर जो था वो इंक्रीज हो गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से यहाँ जो फोर्स होगी वो कम हो जाएगी। एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज, इनवर्स लॉ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर जो है वो थोड़ा सा कम है, आर कम है तो फोर्स ज्यादा हो गई, आर कम है तो फोर्स ज्यादा हो गई, ठीक है। तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इक्वेटर पे कम होती है और पोल्स पे ज्यादा होती है। इक्वेटर पे मिनिमम होती है और पोल्स पे मैक्सिमम होती है। इक्वेटर पे मिनिमम, पोल्स पे मैक्सिमम, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं सोलर सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि सोलर सिस्टम में बड़े बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, सन हुआ, प्लैनेट्स हुए, मून है, उनके एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है, कॉमेट्स भी है हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट, ठीक है। अच्छा, इतनी सारी चीजें हैं और इनका मास तो बहुत ज्यादा, यानी इनके बीच में तो बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सोचो यहाँ पे बहुत बड़ा सा मास, यहाँ पे बहुत बड़ा सा मास, तो फोर्स कितना ज्यादा हो गया, ठीक है। तो यानी इनके बीच में तो बहुत फोर्स है। तो अब यूनिवर्स पे आते हैं। एक्चुअली जो हमारा यूनिवर्स है ना, जो हमारा सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स में जो सोलर सिस्टम बने हुए हैं, ग्रेविटी बनी हुई है, ये सब बने ही ग्रेविटी की वजह, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, यूनिवर्स में जो हमारे सोलर सिस्टम बने हुए हैं या जो गैलेक्सीज बनी हुई हैं, गैलेक्सी जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारी एक नेबरहुड गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि कुछ सालों बाद हमारी गैलेक्सी से टकरा जाएगी, ठीक है। चिंता मत करो, अभी नहीं टकरा रही, उसमें भी बहुत साल हैं, ठीक है। तो वो भी एक गैलेक्सी है। गैलेक्सी का कई सारे स्टार्स का ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में कई सारे स्टार्स होते हैं। तो एक गैलेक्सी जो है
और ये जो सोलर सिस्टम है ये जो बाइंड हुए हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम है, अब हमारा सोलर सिस्टम ऐसा तो नहीं है कि अर्थ कहीं और चली गई कभी, है ना, सोलर सन से बहुत दूर चली गई, कभी सन से ही बाहर निकल गई, सन क्या उस पर ग्रेविटेशनल नहीं लग रहा। अर्थ क्या है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती है। इसी तरीके से मून जो है वो अर्थ का एक फिक्स्ड ऑर्बिट में उसको रिवॉल्व करता है। क्यों करता है, क्योंकि सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखा हुआ है ग्रेविटी ने, ये सब ग्रेविटी ने बाइंड करके रखे हुए हैं। इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स काम करती है ग्रेविटी की, जिस वजह से ये ना तो बहुत ज्यादा दूर जाते और ना पास में आते। अब भाई ग्रेविटी सुनो, इसके और इसके बीच में ग्रेविटी लग रही है, मान लो ये सन है और ये हमारी अर्थ है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से ऐसे टकरा क्यों नहीं जाते, एक दूसरे से ऐसे टकरा क्यों नहीं जाते? तो इसका रीजन है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे सेंटर में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है एक सेंटर में, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और ये छोटा वाला, ये जो ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट है, ये ब्लू वाले ऑब्जेक्ट का पूरा चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये इसको ऑर्बिट कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। तो जब ये ऑर्बिट कर रहा होता है ना, तो इस पे क्या होगा, एक तो इस पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है, एक तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये फोर्स जो होगी ना ग्रेविटेशन, ये लगेगी बिल्कुल सेंटर की तरफ, ये ऑब्जेक्ट है, एक तो इस पे यो लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, इसके साथ ही साथ इस पे एक और फोर्स लग रही होगी बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ ऐसे इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रही होगी, जिसका नाम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्योंकि ये सेंटर से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेकंड, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, इसका नाम होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, नाम जान लेना। ये क्या करती है, सेंटर, जब कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है ना, तो उसके सेंटर से, जो सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये काम कर रही होती है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ग्रेविटेशन के केस में, अब जब जान लो ये सन है हमारा, यहाँ पे हमारी अर्थ है, तो ये ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये उससे दूर भी जा रही है, तो ये दोनों फोर्स जो है बराबर हो जाती हैं, ये दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं, जिस वजह से ये इसको कैंसिल कर देती है, एक उधर है, एक उधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, दोनों में बराबर ताकत है, तो ऑब्जेक्ट कहीं मूव करेगा, मान लो मेरे को एक उधर से कोई खींच रहा है, एक इधर से कोई खींच रहा है, अब दोनों बराबर ताकत से खींच रहे हैं, तो क्या होगा, क्या मैं इधर जाऊंगा या फिर इधर जाऊंगा, नहीं, मैं वहीं पे खड़ा रहूंगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इस वजह से ना तो ये इधर जाता ना इधर, ये क्या है, घूमता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो ये होती है, वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो कि सेंटर की तरफ लगती है। अगर कोई सर्कुलर मोशन है, सुन लो, कोई सर्कुलर मोशन है और उसमें सेंटर की तरफ कोई फोर्स लग रही है, लगेगी, सर्कुलर मोशन होगा ही तब जब सेंटर की तरफ कोई फोर्स लगती है, तभी सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, सेंटर की तरफ कोई फोर्स लग रही होगी, उस फोर्स का नाम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर डिटेल में जानना है इन सब के बारे में, तो वही पूरे चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको डिटेल में जाके समझना है तो डिटेल में जाके समझ लो, क्योंकि वन शॉट सीरीज है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ग्रेविटेशन हो गया। अच्छा, सोलर सिस्टम को यानी जो बाइंड करके रखा हुआ है, वो ग्रेविटी ने बाइंड करके रखा हुआ है हमारे सोलर सिस्टम को, और जो गैलेक्सीज है उनको भी बाइंड करके कौन रखता है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, गैलेक्सीज को बाइंड करके भी हमारी ग्रेविटी ही रखती है, ठीक है। होता क्या है, ये मान लो सन है हमारा, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है, अर्थ की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, अर्थ की यहां, जब अर्थ यहां पे होगी ना, यहां पे, तब उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये मैंने जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझाया था तब भी एक्सप्लेन किया था, जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है, मान लो ऐसे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से क्लॉकवाइज, ठीक है,
तो इसकी जो वेलोसिटी होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ऐसे दूर जा रही होगी सर्कल से, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं ऐसी लाइन को। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए। एक सिंगल पॉइंट पे, यहां पे देखो इसने टच किया, एक सिंगल पॉइंट से टच करके निकल जाए, तो हम उस लाइन को कहते हैं उस पॉइंट पे टेंजेंट। उस पॉइंट पे टेंजेंट होती है वो, टेंजेंट उस पॉइंट पे। ये जो वेलोसिटी होगी ये उस टाइम उस अर्थ की पोजीशन से टेंजेंट जा रही होगी, मतलब ये ऐसे कोई लाइन बनाओ एक ऐसे जो सर्कल को टच करके निकल जाए, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो इस सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट होगी उस पॉइंट पे, ठीक है, जो वेलोसिटी होगी। अब देखो हो क्या रहा है, ये जो वेलोसिटी इसकी है, अब देखो ये तो इसकी वेलोसिटी है, ऐसे जाना चाह रही थी अर्थ, अगर ग्रेविटी ना होती तो अर्थ ऐसे निकल जाती, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी इसको इधर की तरफ पुल करेगी। ग्रेविटी फोर्स, देखो फोर्स जाना उधर चाह रही थी, इधर से पुल किया तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाती है, यहां से थोड़ा सा वेलोसिटी इसकी थोड़ी चेंज हो गई, इस तरीके से हो गई। अब देखो यहां पे जावे तो यहां पे भी फोर्स है तो और चेंज हो गई, फिर इस तरीके से और ज्यादा चेंज हो गई, इस तरीके से वेलोसिटी जो है वो चेंज होती जाती है, क्योंकि हर जगह पे देखो, हर जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, चाहे अर्थ कहीं पे भी हो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह लगेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी इस तरीके से यहां पे ऐसे हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज होता चला जाता है और वो सर्कुलर मोशन में आ जाती है। अच्छा, अब आते हैं कुछ थोड़े नए टर्म्स पे। ग्रेविटी तो बस इतना ही है, बाकी अगर भाई शॉर्ट में मैं इतना एक्सप्लेन कर सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर पूरे डिटेल में समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, ठीक है। जो जो काम के वीडियो लगे, जो जो काम के वीडियो लगे उनको देखना, बस जरूरी नहीं है कि पूरा चैप्टर देखो, एक बार पढ़ लिया पूरा चैप्टर कहीं से भी तो बस फिर जरूरत नहीं है कि पूरी वीडियो जबरदस्ती देखना है। जहां पे जरूरत लगे कि हाँ ये टॉपिक कमजोर है, ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आता, तो वो टॉपिक देख लो बस, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं प्रेशर के ऊपर। प्रेशर और थ्रस्ट, पहले जानते हैं थ्रस्ट के बारे में। अच्छा, थ्रस्ट से पहले एक और टॉपिक रह गया, फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल, फ्री फॉल, फ्री फायर नहीं, फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो कि फॉल हो रहा है, देखो फ्री फॉल, फॉल हो रहा है यानी एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है जो नीचे की तरफ गिर रही है, फॉल हो रही है। हम कहेंगे कि ये बॉल फ्री फॉल में है, कब, जब इस पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है। देखो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तब इस पे कई टाइप के फोर्स होंगे, ठीक है। हो सकता है अगर यहाँ पे मान लो ये इस पे कोई चार्ज होता, इस पे कोई चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होता, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि वो भी नहीं है। और यहाँ पे सोचो जब ये नीचे गिरा तो यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स होंगे, भाई एयर में नीचे गिर रहा है तो एयर के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। वो एयर के पार्टिकल इससे टकरा रहे होंगे, ये जब नीचे गिर रहा है तो वो भी इस पे कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, हम मान रहे हैं वो भी नहीं है। इस फोर्स को बोलते हैं हम एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है। इस पे सिर्फ एक फोर्स काम कर रही है और वो है ग्रेविटी। इस पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में जब एक ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही होती है और वो नीचे गिर रहा होता है, हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है। हम क्या कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, ठीक है। अब भाई फ्री फॉल में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, हमें मान लो उसको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम दिया है, हमें निकालना होगा उसका फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। समझ रहे हो ना, जो हमने मोशन चैप्टर में किया था। तो वही हमारी तीन इक्वेशन है मोशन की, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो उन इक्वेशंस में चेंज आ जाता है, चेंज इतना आ जाता है कि हम एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटी की वैल्यू ले लेते हैं। एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटी की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन फिक्स है। अब भाई वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, उस पे सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हमको पता है, अगर अर्थ है तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं थ्रस्ट के ऊपर। थ्रस्ट,
क्या होता है, फोर्स होता है। थ्रस्ट कुछ नहीं है, कुछ खास चीज नहीं है, एक फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे 90 डिग्री पे लग रही है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रही है। अगर वो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे 90 डिग्री पे लग रही है तो हम उस फोर्स को कहेंगे थ्रस्ट। उस फोर्स को हम नाम दे देंगे क्या, थ्रस्ट का। थ्रस्ट और कुछ नहीं है, फोर्स ही है, इसकी भी यूनिट न्यूटन ही होगी। लेकिन अगर ये फोर्स, अगर देखो फोर्स ऐसे भी लग सकती है, ठीक है, ठीक है, और ऐसे भी लग सकती है, ठीक है। अगर लेकिन वो फोर्स अगर 90 डिग्री के एंगल पे लग रही है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर जिसको हम कहते हैं, ये इस तरीके से, ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का फोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो हम कहेंगे कि वो थ्रस्ट है, ठीक है, थ्रस्ट। अगर ये इस तरीके से, देखो ये तो डाउन थ्रस्ट हो गया नीचे की डायरेक्शन में। अगर यहीं पे एक इस टाइप की फोर्स होती, देखो ये, तो देखो ये 90 डिग्री पे सरफेस से 90 डिग्री पे, और ये ऊपर के डायरेक्शन में, तो इसको हम कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स, अप थ्रस्ट, ठीक है, अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट। ये तो हो गया थ्रस्ट। थ्रस्ट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। फिर आता है हमारा थ्रस्ट के बाद आता है प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रही है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का कुछ एरिया है, ठीक है, मान लो ये एक सरफेस है, एक सरफेस है, ठीक है, एक ये सरफेस है, इस सरफेस पे फोर्स लग रही है कई सारी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, इस पे। अब इस सरफेस का कुछ एरिया भी है, इसमें फोर्स लग रही है, इसका कुछ एरिया होगा ना, तो मैं अगर निकालना चाहूं कि इस पूरी सरफेस पे चलो फोर्स लग रही है, कुछ भी लग रही होगी, इसके पर यूनिट एरिया, एक छोटा सा यूनिट एरिया काट लिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। एक यूनिट एरिया में कितनी फोर्स लग रही है, यानी पूरे ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रही है उससे मुझे मतलब नहीं है, एक यूनिट एरिया पे बताओ, एक यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स है। तो प्रेशर क्या होता है हमारा, और कुछ नहीं होता, यही होता है प्रेशर। क्या है हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया। कंडीशन क्या है, ये जो फोर्स है यहाँ पे परपेंडिकुलर वाली लेनी है हमको, यहाँ पे हमको ये परपेंडिकुलर फोर्स लेनी है, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स है तो हम इसको थ्रस्ट कहते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स को, यानी हम यहाँ पे फोर्स की जगह पे थ्रस्ट भी कह सकते हैं। प्रेशर क्या होता है हमारा, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो आता है हमारा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया पर यूनिट टाइम होता था। जैसे कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एक्सेलरेशन, पर यूनिट एक्सेलरेशन, ये आ गया डिवाइड में, ठीक है। ये हो गया प्रेशर। प्रेशर की यूनिट अगर हम बनाए तो फोर्स की हमारी यूनिट होती है न्यूटन, डिवाइडेड बाय एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम दूसरा नाम दे देते हैं पास्कल, पास्कल, ठीक है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है हमारी, पास्कल, जो कि किसके बराबर होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। बोलने में लंबा पड़ रहा है ना, ऐसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको एक छोटा सा नाम दे दिया पास्कल, ठीक है। प्रेशर की कुछ और भी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि एटीएम होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर होती है बार, ठीक है, एक होती है हमारी टॉर, ठीक है, एक होती है एमएमएचजी। एमएमएचजी क्या होती है, एक यूनिट, एक डिवाइस होता है प्रेशर नापने का, ठीक है, मरकरी कॉलम, ठीक है, उसमें एचजी मरकरी का सिंबल होता है, ठीक है। तो वो डिवाइस अभी आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, उसको स्टडी नहीं करना, बस ये डिवाइस होता है जिससे प्रेशर को मेजर करते हैं, उसकी कुछ यूनिट होती है उसकी, ठीक है। ये कुछ यूनिट्स हो गई प्रेशर की, ठीक है, प्रेशर हो गया, ठीक है। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर इसको हम थ्रस्ट पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेनोमेनन आता है, टॉपिक आता है, ठीक है, वो है बॉयंसी। बॉयंसी, ठीक है, बॉयंसी देखो होता क्या है, एक वेसल है, वेसल मतलब एक बर्तन, इसमें कुछ वाटर है, इस वेसल में वाटर फिल्ड है। अब अगर देखो वाटर फिल्ड है, वाटर के कुछ पार्टिकल होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट, कोई किसी ऑब्जेक्ट को, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया,
और उस ऑब्जेक्ट को मैंने इसमें डिप कराने की कोशिश की, उस ऑब्जेक्ट को मैंने डिप कराने की कोशिश की, तो ये वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे ना वो नहीं चाहेंगे कि वो डिप हो। ये ऑब्जेक्ट मैंने इसको डिप कराने की कोशिश की, ठीक है, कोशिश की, मैं चाह रहा हूं ये नीचे डूब जाए, ठीक है, लेकिन वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो नहीं चाहेंगे कि ये डूबे, वो इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, वो इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है यानी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होती है, ऊपर एक फोर्स लग रही है, परपेंडिकुलर लग रही है तो वो फोर्स क्या होगी, थ्रस्ट, और ऊपर लग रही है तो अप थ्रस्ट, यानी वाटर जो होगा वो इस ऑब्जेक्ट पे एक अप थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, ठीक है, अप थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, उसी को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स, उस फोर्स को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स कहते हैं। अब जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डुबाने की कोशिश करते हैं, सिंक कराने की कोशिश करते हैं, तो वो जो लिक्विड है वो उस ऑब्जेक्ट पे एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है जिसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं, ठीक है, बॉयंट फोर्स कहते हैं उसको हम। तो यहाँ पे एक और टॉपिक आता है, ठीक है, बॉयंट फोर्स इतना कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है भाई, बस फोर्स है एक बॉयंट फोर्स की अगर डेफिनेशन आती है तो क्या कहोगे, एक अपथ्रस्ट फोर्स है जो कि कब लगती है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में सिंक कराने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इससे रिलेटेड वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहां पे इंपॉर्टेंट है। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने क्या बताया, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, यहां पे शॉर्ट में समझा रहा हूं, कमेंट करके फिर लोग बोलेंगे कि शॉर्ट में मतलब उतना डिटेल में नहीं बताया, ठीक है, पहले बता रहा हूं वन शॉट सीरीज है इसीलिए शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखूंगा मैं इसका अभी यहाँ पे, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने क्या बताया हमको, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is fully or partially immersed in liquid in water, ठीक है, वाटर का एग्जांपल लेते हैं, it experiences an upthrust force which is equal to mass नहीं, weight of water displaced by it। अच्छा इसको अभी मैं थोड़ी देर में समझाता हूं, एक पॉइंट छूट गया, वेट। अब देखो मैंने अब यहाँ पे क्या किया था, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने पहले मास लिख दिया था गलती से, ठीक है, फिर मैंने उसको इरेज करके वेट लिखा, क्यों, क्योंकि मास और वेट हम जो समझते हैं ना कि मास और वेट एक ही चीज होते हैं, वो एक ही चीज नहीं होते, मास और वेट अलग चीज है। मास जो है वो मैटर की एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वेट जो है वो एक फोर्स है। वेट क्या है, एक फोर्स है। वेट एक फोर्स है जो कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से लगाता है, फोर्स जो कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से अप्लाई कर, देखो मैंने क्या कहा था, ठीक है, मैंने क्या कहा था, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों, ठीक है, अगर ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम, ये मान लो ये हम है, ठीक है, ये हम खुद हैं और यहाँ पे हमारी अर्थ है, तो अर्थ अगर हमको अट्रैक्ट कर रही है ना, अर्थ अगर हमको अट्रैक्ट कर रही है तो हम भी अर्थ पे एक फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ अगर हम पे फोर्स लगा रही है ना तो हम भी अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट जो हम है, जो हम अर्थ पे जो फोर्स लगा रहे हैं ग्रेविटी की वजह से, वो हमारा वेट है। हम अर्थ पे ग्रेविटी की वजह से, या फिर अभी हम अर्थ पे, तो अर्थ का एग्जांपल लिया, मून पे अगर हम होते तो हम मून पे जो फोर्स लगाते ग्रेविटी की वजह से, वो हमारा वेट होता वहां पे। वेट क्या है, एक फोर्स है, ठीक है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट एक और दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है उसके मास की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, उसके मास की वजह से। अब देखो वेट का फॉर्मूला अगर बनाओ, वेट का फोर्स क्या होता है हमारा, मास
इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू होता है एम ए। तो फोर्स हमारा जो कि वेट है वो इज इक्वल टू हो जाएगा मास हो गया हमारा, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, W इज इक्वल टू mg होता है हमारा। वेट क्या है हमारी, एक फोर्स है जिसका फॉर्मूला क्या होता है mg, मास इनटू ग्रेविटी। तो यहाँ पे वेट की बात हो रही है, यानी यहाँ पे एक फोर्स की बात हो रही है, यहाँ पे मास नहीं आएगा, यहाँ पे वेट आएगा, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट को समझते हैं, इस फॉर्मूले को याद रख लेना। एक ऑब्जेक्ट, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज फुल्ली मतलब या तो उसको पूरे तरीके से या फिर पार्शियली मतलब उसका थोड़ा सा पार्ट या फिर हाफ, ठीक है, उसका थोड़ा सा पार्ट इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड। इमर्स्ड मतलब उसको वाटर के, इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है, इन वाटर मतलब वाटर के अंदर उसको हमने डुबाने की कोशिश की, उसको हमने सिंक कराने की कोशिश की, ठीक है। एक यहाँ पे मान लो वाटर का सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है वाटर का, यहाँ पे पूरा नीचे वाटर है और ये उसका सरफेस है, इसको मैंने इस वाटर में इमर्स कराने की कोशिश की, तो ये मैंने इसको इमर्स कराया, ये तो हो गया फुल्ली इमर्स जब ये पूरा अंदर है, और ये जब थोड़ा सा पार्ट इसका अंदर आया तो ये हो गया पार्शियली इमर्स, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट या तो उसको फुल्ली इमर्स कर दिया हो या फिर पार्शियली उसको इमर्स किया हो वाटर में, तो वो एक्सपीरियंस करता है अपथ्रस्ट फोर्स, बॉयंट फोर्स, ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स, जो कि इक्वल होती है किसके, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। एक यहां पे वेसल है, ठीक है, एक यहां पे वेसल है, ठीक है, वेसल थोड़ा तिरछा सा बन गया है, एक वेसल है जिसमें क्या है, यहां पूरा ऊपर तक यहां पे पानी फिल्ड है, वाटर ऊपर तक है, ठीक है, बिल्कुल अप टू द ब्रिम। इसको क्या बोलते हैं, जो वेसल की जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं ब्रिम, बिल्कुल ब्रिम तक वाटर फिल्ड है इसमें, बिल्कुल ऊपर तक, ठीक है। अब अगर इसमें इस कंडीशन में मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को इमर्स करता हूं, एक ऑब्जेक्ट को इमर्स करता हूं, तो ये वाटर जो होगा ये साइड में से बाहर आ जाएगा, ये वाटर जो होगा, भाई इस ऑब्जेक्ट को मैंने इमर्स करा दिया तो इस वाटर को बाहर आना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां जगह कहां है, वाटर उसमें पूरा फिल्ड है वाटर, अब ये इसको भी अंदर जाना है तो जगह कहां है, वाटर बाहर आ जाएगा। तो ये वाटर को जो इसने हटा दिया, वाटर को इसने क्या किया, ये अंदर गया तो इसने वाटर को हटा दिया, वाटर को इसने इसकी यहाँ पे जगह पे जो वाटर था उसको इसने हटा दिया, बाहर फेंक दिया, ठीक है। वाटर को जो इसने डिस्प्लेस किया उसका जो वेट है ये अपथ्रस्ट फोर्स उसके बराबर होगी, अपथ्रस्ट फोर्स जो लग रही है वो बराबर होगी उस वाटर के वेट के जो कि इसने डिस्प्लेस किया। एक क्रो वाली कहानी इंडिया में बहुत फेमस है, अगर आप इंडिया में आपने सुनी होगी, क्रो था, कौवा जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको क्या था, वो उसको प्यास लगी थी, ठीक है, उसको लगी थी प्यास, ठीक है, उसको पीना था पानी, उसको पानी कहीं नहीं मिला, फिर उसको एक मटका देखा कहीं पे, ठीक है, जिसमें पानी बहुत कम था, फिर उसने क्या किया, उसने दिमाग लगाया और उसने उस पॉट में, मटके में कुछ स्टोन्स, छोटे छोटे स्टोन्स, पेबल्स को उसने डाला और उनको डालता गया, उनको डालने से क्या हुआ, वाटर जो था उसमें थोड़ा सा जो था वो ऊपर आ गया, वो नीचे था, पहले उस पॉट में नीचे था उस मटके में, तो वो पी नहीं पा सकता था उसको, तो उसने क्या किया, वो पेबल्स डालता गया, वो वाटर ऊपर आ गया, फिर उसने पी लिया। ऐसा क्यों, वाटर ऊपर क्यों आया, क्योंकि देखो वो स्टोन डालता था, ठीक है, स्टोन क्या कर रहे थे, यहाँ पे नीचे सिंक इमर्स होते जा रहे थे, वाटर को डिस्प्लेस करते जा रहे थे, वाटर डिस्प्लेस होते होते ऊपर पहुंच गया और उसने पी लिया, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम इमर्स करते हैं तो उसमें जो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है वो वाटर डिस्प्लेस्ड के वेट के बराबर होता है, वेट के बराबर। वेट क्या हमारी फोर्स है mg, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स से हमने निकाला, मास क्या है उस ऑब्जेक्ट का, मास जो भी होगा, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहीं पे भी वेट दिखे तो वहां पे लगा देना mg, ठीक है, वेट की जगह पे mg। तो बस इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, इस वन शॉट सीरीज के इस पार्ट को। अगर चैप्टर का कोई टॉपिक छूट गया है इसमें या फिर और डिटेल में समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे मैंने पूरा चैप्टर एक एक पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल में, ठीक है, वहां पे हम डिटेल में गए और वहां पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में उस लिंक में से देख लेना अगर जरूरत लगे तो। बाकी रिवीजन था ये तो वन शॉट, तो रिवीजन मैंने करा दिया चैप्टर का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इस लेक्चर में जो हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े उनको मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, ठीक है, इसको भी हटाओ।
पहला फॉर्मूला फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस चैप्टर में जो हमने नया फॉर्मूला पढ़ा, फिर हमने पढ़ा स्मॉल जी जो होता है वो इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ में, यहाँ पे मास ऑफ मून वगैरह भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा। वेट इज इक्वल टू एम जी, ये फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया था, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें छूट गया अभी, वो है डेंसिटी का। तो डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की कुछ नहीं होती, डेंसिटी जो होती है वो होती है उस ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का मास अगर हम उसको उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वो होगी उसकी डेंसिटी, ठीक है। जैसे कि इस मार्कर की डेंसिटी की बात करूं तो इस मार्कर का मैंने मास लिया, मार्कर का जो मास है और इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम, उससे मैंने उसको डिवाइड कर दिया तो इसकी डेंसिटी आ जाएगी। तो वो तो होती है डेंसिटी, ठीक है। गैसेस की डेंसिटी कम होती है, लिक्विड की ज्यादा होती है, सॉलिड्स की और ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म आता है फिर रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव, अगर फिजिक्स में कहीं पे भी तुम्हें रिलेटिव दिखे ना तो इसका मतलब समझना किसी चीज से कंपेयर करके, कंपैरेटिव, ठीक है, किसी चीज से कंपेयर करके। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को, एक एक वर्ड पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करके लिखें तो वो होगी उसकी रिलेटिव डेंसिटी। एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हमने वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करके लिखा तो वो होगी उसकी रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहां पे एक और फॉर्मूला लिख लो, डेंसिटी डी, या फिर इस डी की जगह हम एक और सिंबल यूज करते हैं कहीं पे इस टाइप का, ये इस सिंबल को बोलते हैं हम रो, RHO, रो, ठीक है। सिंबल है, ग्रीक अल्फाबेट है, इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस चैप्टर से रिलेटेड। ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये हमारा ग्रेविटेशन का मेन फॉर्मूला, इसी में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी और इनवर्स स्क्वायर लॉ भी है। फिर हमारा ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का। फिर हमारा वेट का फॉर्मूला, वेट हमारी एक फोर्स है। फिर आ जाता है हमारे प्रेशर का फॉर्मूला। फिर आ जाता है डेंसिटी, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट जो कि आज के लेक्चर से थे। लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।